बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करना है। तो चलें पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन में कहता है, वाई द फ्लाई व्हील ऑफ एन इंजन मेड हैवी इन द रिम। फ्लाई व्हील एक गाड़ी के इंजन का हैवी क्यों बनाया जाता है? देखें, हैवी का मतलब है कि मास ज़्यादा क्यों है। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हो कि वो बराबर होता है mr² के, जिसमें m मास को रिप्रेजेंट कर रहा है और r उस मास की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। अब फ्लाईव्हील का जो रिम है उसको हैवी बनाने का मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है और r यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इसी फ्लाईव्हील की कुछ इस तरह से रखी जाती है कि ज़्यादातर मास वो एक्सटीरियर साइड पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। तो उससे क्या होगा कि आर की वैल्यू बिगर होगी। जितना मास ज़्यादा होगा, जितना आर ज़्यादा होगा, उसका असर ये पड़ेगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ज़्यादा होगा। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज़्यादा ये अपोजिशन ऑफर करेगा टू एनी चेंज। अब अगर किसी किस्म का बम्प है, ब्रेकर है, किसी किस्म की फ्लक्चुएशन आ जाती है रास्ते में, रोड पर, तो ये उसको जल्दी से अपोज करके ख़त्म कर देगा और स्मूथ ड्राइव को इंश्योर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई द राइफल बैरल राइफल्ड। एक बंदूक की जो नाली है उसको अंदर से राइफल क्यों किया गया होता है? बिल्कुल एक स्पाइरल की शेप की होती है। जब उसमें से गोली बाहर निकलती है फायर होने के बाद, तो वो ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन में यानी ट्रांसलेशनल मोशन कर रही होती है, बल्कि वो घूम भी रही होती है, ये रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? देखें, जब एक बुलेट मूव कर रही होती है एयर के अंदर, तो एयर की ड्रैग फोर्स का इफ़ेक्ट उसको उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है मामूली सा। उससे जो टारगेट जो है उसको हिट करने के चांसेस घट सकते हैं। तो राइफ़ल की बैरल को अंदर से राइफ़ल करने का फ़ायदा ये होता है कि ये जो बुलेट गोल गोल भी घूम रही है ना, इससे ड्रैग फोर्स का इस पर होने वाला जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। उससे टारगेट को हिट करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। लिहाजा एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, टारगेट को हिट करने की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम राइफ़ल की बैरल को अंदर से स्पाइरल शेप की तरह राइफल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है, इज़ इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रॉ एग यानी कच्चा अंडा एंड अ हार्ड बॉयल वन यानी पका हुआ अंडा बाय स्पिनिंग ईच ऑन अ टेबल, एक्सप्लेन। मैंने ऊपर आई बटन में आपको एक लेक्चर का रेफरेंस दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको पढ़ाया था, उसका रेफरेंस ऊपर आ रहा है आई बटन में। उसमें हमने ये देखा था कि अगर हम एक जितना फोर्स लगा के इन दोनों अंडों को घुमाएं, कच्चे अंडे को भी और पके हुए अंडे को भी, तो इनकी घूमने की जो रफ्तार है, एंगुलर वेलोसिटी, उससे हम इनके दरमियान डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा पका हो सकता है और कौन सा कच्चा हो सकता है। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है। देखें, जो ये उबला हुआ अंडा है, इसके जितने एटम्स हैं वो फिक्स हो चुके हैं। इसमें आर जो है स्मॉलर भी है और दूर वाले जो एटम्स हैं उनमें आर बिगर भी है। लेकिन कच्चे अंडे के अंदर तमाम का तमाम आर की जो वैल्यूज़ हैं वो बिगर ही हैं। लिहाजा एवरेज आर की वैल्यू कच्चे अंडे के लिए बिगर निकलेगी और पके हुए उबले हुए अंडे के लिए स्मॉलर निकलेगी इसके मुकाबले में। तो मैंने यहाँ यही बात रिप्रेजेंट की है कि आर बॉइल्ड इज़ लेसर देन आर रॉ। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का एक जितना रहेगा ना, क्योंकि वो तो कांस्टेंट होता है। लिहाजा एंगुलर मोमेंटम एल की जगह आई ओमेगा से मैंने रिप्लेस कर दिया, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। बॉयल और रॉ इसलिए लिखा है ताकि दोनों के दरमियान फ़र्क कर सकें। अब आई बराबर होता है mr² के, सो मैंने mr² से रिप्लेस कर दिया दोनों को, रॉ एग के लिए भी और बॉयल्ड एग के लिए भी। अच्छा, दोनों तरफ डिवाइड करके कैंसिल कर दें और हमारे पास ये बच जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे। ओमेगा रॉ वो डिवाइड करके लेफ़्ट साइड पर रख दिया और r² बॉयल्ड वाला इस साइड पर ला के रख दिया। अच्छा, अब आप जानते हैं कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बोला है कि r की वैल्यू रॉ एग के लिए बिगर है, बॉयल्ड एग के लिए
स्मॉलर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो रेशो है आर रॉ डिवाइडेड बाय आर बॉइल्ड, ये ग्रेटर देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है ओमेगा बॉइल्ड डिवाइडेड बाय ओमेगा रॉ ग्रेटर देन 1 है। ये बात भी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दी। तो अगर मैं दोनों तरफ ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दूं, ओमेगा रॉ, तो मेरे पास फाइनल रिलेशनशिप ये आ जाता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ओमेगा ऑफ अ बॉइल्ड एग इज़ ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ अ रॉ एग। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी उबले हुए अंडे की ज़्यादा होगी और जो उबला हुआ अंडा नहीं है, कच्चा अंडा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। यही बात हमसे सवाल में उसने पूछी थी कि क्या ये पॉसिबल है कि हम दोनों को स्पिन मोशन देकर उनके दरमियान फ़र्क कर सकें कि कच्चा कौन सा है और पक्का कौन सा है। तो उसका जवाब है यस। किसके मुताबिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक। तो यही था जी आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं व्हाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। कहता है कि एक्सेलरेशन एक यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडी का वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ ही क्यों डायरेक्ट कर रहा होता है। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को देखिए। देखें, इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन बराबर है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा वही होती है जो वेलोसिटी में चेंज की होती है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में चेंज की। अब आप ज़रा इस फिगर को देखें। इस फिगर के अंदर ये वो फिगर है जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रूव करते हुए बताई गई थी। सो मैं उसका रेफरेंस भी ऊपर आई बटन में आपको दे देता हूँ। देखें, इसमें ये V1 जो है ये माइनस V1 आपको यहाँ नज़र आ रहा है। जब हमने V2 को और माइनस V1 को प्लस किया ताकि हम डेल्टा V हासिल कर सकें, तो हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकला। ये डेल्टा V जो है आपको नज़र आ रहा है, ये डायरेक्शन देखें इसकी किस तरफ है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ है। तो जहाँ डेल्टा V की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो चूंकि यहाँ चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसीलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अच्छा, इस बात को आप यहाँ पर मैथमेटिकली ये भी आप देख चुके हैं कि A इज इक्वल टू माइनस ये ओमेगा स्क्वायर जो कि एक कांस्टेंट है, और R वेक्टर, ये R पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है जो कि पॉइंट कर रहा होता है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो चूंकि R अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर वो टूवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, जो कि हमें शो कर रहा है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन बराबर होगा नेगेटिव ऑफ R वेक्टर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि अ बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, इफ इट इज सेट स्विंगिंग इट ब्रेक्स, व्हाई। देखें, कहता है कि ये एक स्ट्रिंग है और उसके साथ एक बॉल अटैच्ड है और ये रेस्ट में है, तो ये नहीं टूटा। लेकिन जो ही हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर रिलीज करते हैं, तो इफ़ इट इज़ सेट स्विंगिंग का मतलब है जो ही इसको टू एंड फ्रो मोशन दे दी जाती है तो ये टूट जाता है, ये स्ट्रिंग टूट जाती है। इसकी आप वजह बता दें। वजह बड़ी सिंपल है। देखें, अगर आप इसको इस पार्ट में देखें तो ये रेस्ट में है। रेस्ट में इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है और वो है mg, इसका वेट, जिसको टेंशन ने बैलेंस किया हुआ है। अब जब इसको आप स्विंगिंग पोजीशन में ले आएंगे यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर लाकर रिलीज कर देंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर देगा। अब जब कि इसको आपने रिलीज कर दिया है तो इसके ऊपर एक फोर्स और एक्ट करना शुरू हो गई जो कि mg में ऐड हो जाएगी। वो कौन सी फोर्स है? वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो टेंशन प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो उस एक्शन का जो रिएक्शन है यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो इस mg में ऐड हो जाएगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स नहीं है बल्कि दो फोर्सेस हैं, लिहाजा दो फोर्सेस की वजह से ये स्ट्रिंग चूंकि वीक थी सो एक फोर्स तो उसने बर्दाश्त कर ली, दूसरी ऐड होते ही पहली के अंदर वो ब्रेक हो गई। तो यही हमसे पूछ रहा था कि क्यों ब्रेक हो गई। तो जवाब ये है कि जब इसको स्विंगिंग पोजीशन में ले आते हैं तो इसमें mg के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐड हो जाती है। दो फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से स्ट्रिंग टूट जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक इंसेक्ट है जो कि एक व्हील के ऊपर बैठा हुआ है,
पूछता ये है कि अगर व्हील और ये इंसेक्ट के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम हो, तो ये बताएं कि इस इंसेक्ट की मोशन कैसी होगी जब ये व्हील रोटेट करना शुरू कर दे। तो देखें, जब ये व्हील रोटेट करना शुरू करेगा ना, तो इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इस व्हील की ज़रा कम होती है। तो उस वक्त तो इंसेक्ट के जो पाँव हैं उसके और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बर्दाश्त कर जाएगा, यानी ये इसके स्मॉल फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये इंसेक्ट टायर के घूमने के साथ साथ घूमना शुरू कर देगा। लेकिन जूं जूं स्पीड इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कम पड़ती जाएगी। और जिस लम्हा एक स्पीड ऐसी भी आ जाती है, एक लम्हा ऐसा भी आ जाता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये नाकाफ़ी होती है टू कीप द इंसेक्ट सिटिंग ऑन द व्हील, तो नतीजा ये निकलेगा कि जिस पॉइंट पर ये इनसफिशेंट हो जाएगी फ्रिक्शनल फोर्स, उसी पॉइंट पर ये टेंजेंशियली, ये जहाँ पर ये मैंने एरो ड्रा किया है, टेंजेंशियली उसी डायरेक्शन में ये इंसेक्ट निकल कर जाएगा और ये चला जाएगा इससे। ठीक है, तो यही उसकी मोशन है कि शुरू में कम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता रहेगा, लेकिन जो ही इनसफिशेंट फ्रिक्शनल फोर्स हो जाती है तो फिर ये फ्लाई कर जाता है अवे टेंजेंशियली। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन। ऊपर आई बटन में आपको मेरा वो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें हमने सैटेलाइट्स की टाइप्स डिस्कस की थी, जिसके अंदर एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी था। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ज़मीन के 33% पार्ट को, यानी कि 1/3 पार्ट को कवर कर सकता है, सिग्नल रिसीव और ट्रांसमिट कर सकता है। तो अगर फुल अर्थ को कवर करना हो तो उस जैसे 2 और चाहिए, लिहाजा मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हैं वो ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं ताकि ग्लोबली फुल अर्थ को कवर किया जा सके। उससे अगले क्वेश्चन में कहता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेटरी मोशन। आप क्या इनर्शिया जानते हैं कि ये क्या है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है कि जिसकी बुनियाद पर एक ऑब्जेक्ट अपोजिशन ऑफर करता है टू एनी चेंज। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा। जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उतना वो ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करता है टू एनी चेंज। अब ये तो मैंने लीनियर मोशन की बात आपको बताई। अब आ जाते हैं सर्कुलर या रोटेशनल मोशन की तरफ। तो बात यह है कि जो रोल लीनियर मोशन में मास प्ले करता है वही रोल सर्कुलर रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा टू एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये कोई व्हील है और वो रेस्ट में है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ज़्यादा है तो उसको घुमाना मुश्किल है, और अगर वो घूम रहा है तो उसको रोकना मुश्किल होगा। यही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सिग्निफिकेंस। उससे अगले क्वेश्चन में कहता है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है। देखें, कहता है कि एक बीकर है और वो एक रोटेटिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। जूं आप एक ड्रॉपर से उसमें पानी ऐड करते जाते हैं कतरा कतरा, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो स्लो क्यों होती जाती है? इसका जवाब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ही मिलेगा। आप जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मैंने आई की जगह mr² लिखा। इसमें m रिप्रेजेंट कर रहा है मास, किसका? बीकर प्लस वाटर का। अब चूंकि हम इसके अंदर पानी हल्का हल्का ड्रॉपर के साथ ऐड किए जा रहे हैं तो होगा क्या कि इसका मास बढ़ता जाएगा। मास के बढ़ने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता रहेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अगर बढ़ता है तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व यानी कांस्टेंट रखने के लिए ओमेगा घटेगा, क्योंकि आई और ओमेगा इन्वर्सली रिलेटेड हैं। जितना आई बढ़ता है उतना ओमेगा घटता है। यही बात हमसे सवाल में वो पूछ रहा था कि जूं आप पानी ऐड करते हैं तो स्लो क्यों होता है। तो जवाब यह है, पानी ऐड करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी तो इन्वर्सली रिलेटेड है इन ऑर्डर टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। चलें जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, अ बॉडी विल बी वेटलेस व्हेन द एलिवेटर फॉल्स डाउन जस्ट लाइक अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एक्सप्लेन।
मैं आपको ऊपर आई बटन में देखें आपके सामने आ रहा है वो पोर्शन, वो लेक्चर जिसमें हमने रियल और अपरेंट वेट पढ़ा था। ये मैं इस वक्त तीसरी बार आपको बताने लगा हूँ कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी का क्यों अपरेंट वेट ज़ीरो हो जाता है। देखें, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करता है तो नेट फोर्स आप जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक ma के बराबर होती है। अब नेट फोर्स कौन सी है? चूंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउनवर्ड फोर्स है mg और अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट कर रही है वो है टेंशन t। तो mg माइनस टी मैंने लिख दिया नेट फोर्स की जगह, जो कि बराबर होगा ma के। अब थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करनी है, माइनस टी को उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा और ma इस साइड पर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, तो mg माइनस ma हो जाएगा। अब चूंकि ये फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो फ्री फॉल मोशन के दौरान a जो है वो g के बराबर होता है। ये जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो mg माइनस mg 0 दे देगा, यानी अपरेंट वेट सिफर आ जाएगा मेरे पास। यही बात हमसे पूछ रहा था कि अपरेंट वेट कैसे सिफर हो जाता है, तो उसका जवाब ये है कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो इस वजह से अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि व्हेन अ ट्रैक्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स हैवियर व्हील रोटेट स्लोली देन इट्स लाइटर व्हील। जब कभी भी कोई हैवी ट्रक मूव कर रहा होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसका जो हैवियर व्हील है, बिगर व्हील है, बड़ा वाला टायर है, वो स्लो मूव कर रहा होता है इन कंपैरिजन टू इट्स लाइटर या स्मॉलर व्हील। वजह आप बताएं। मैं आपको ये बात स्टार्ट में ही बता दूं कि जब एक ट्रैक्टर या ट्रक मूव करता है स्ट्रेट लाइन में तो वो उसके बिगर टायर हो या स्मॉलर टायर हो, इनकी लीनियर वेलोसिटी एक जैसी होती है। जाहिर है दोनों टायर्स एक ही जितनी स्पीड से जा रहे होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर टायर इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ द बिगर टायर। बिगर टायर का मतलब है कि रेडियस इसका बिगर है, बड़ा है, और स्मॉलर टायर का मतलब है कि इसका रेडियस स्मॉलर है। ये पॉइंट आपने भूलना नहीं है। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी लेक्चर नंबर 2 ऊपर आई बटन में देख लें, उसके अंदर हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि v बराबर होता है r ओमेगा के। अब मैंने यहाँ पर vs को r ओमेगा s के साथ रिप्लेस कर दिया और vb यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बिगर टायर को rb और ओमेगा b से रिप्लेस कर दिया। ओमेगा b से मुराद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बिगर टायर, ओमेगा s से मुराद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर टायर, आर बी से मुराद रेडियस ऑफ द बिगर टायर और आर एस से मुराद रेडियस ऑफ द स्मॉलर टायर। अगले स्टेप में मैंने इनकी थोड़ी सी तरतीब चेंज की है, जिसमें मैंने आर एस को यहाँ से डिवाइड करके वहाँ ले गया और वहाँ से ओमेगा बी को डिवाइड करके इस तरफ ले आया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिगर टायर का रेडियस भी बिगर होता है और स्मॉलर टायर का रेडियस स्मॉलर होता है, लिहाजा मैं ये कह सकता हूँ कि आर बी डिवाइडेड बाय आर एस इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि रेडियस ऑफ द बिगर टायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्मॉलर टायर इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब हुआ कि ये साइड जो है ओमेगा एस बाय ओमेगा बी ये भी ग्रेटर देन 1 होगी। ये लें, मैंने वो लिख दिया। अब ओमेगा बी को मल्टीप्लाई करके इस साइड पर लाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है ओमेगा एस इज़ ग्रेटर देन ओमेगा बी। तो वही मुझसे जो पूछा गया था वो मैंने साबित कर दिया कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर टायर इज़ ग्रेटर देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बिगर टायर। ये क्यों? क्योंकि लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी दोनों टायर्स की एक जैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने कोशिश की कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। इसमें कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे ईमेल, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई और सवाल भी हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को फ़िज़िक्स मेंटोर यूट्यूब चैनल से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।